नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धनार्क में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। आइए अब जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है। नेशनल पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस ये क्या है, एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल सिटीजन्स के लिए इस्टेब्लिश किया है। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें इंडिविजुअल को क्या करना होता है कि हर महीने कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है और जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो भी आपको कुछ आपका अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप रिटायर होते हैं तो कोई एक डिफाइन रिटायरमेंट अमाउंट आपको नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका वेल्थ होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है और कितने रेट ऑफ रिटर्न आपको मिले हुए हैं। इसको न्यू पेंशन स्कीम के भी नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 2004 को न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये मैंडेटरी किया गया था एनपीएस को, और 1 मई 2009 को एनपीएस ऑल सिटीजन्स के लिए इंट्रोड्यूस किया। एनपीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है और प्राइवेट एम्प्लॉय और इंडिविजुअल्स के लिए अभी भी ये ऑप्शनल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करते हैं कि सेविंग का जो एक हैबिट है वो डेवलप करते हैं ताकि रिटायरमेंट के समय में आपको एक कॉर्पस मिले और आपकी रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको जितना कॉर्पस बने उसके आधार पे पेंशन बनता रहे और एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके मार्केट के रिटर्न के बेसिस पे 60 साल तक में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है एनपीएस का। आइए अब जानते हैं हाउ डज एनपीएस वर्क। सबसे पहले क्या होता है कि अपने एक एनपीएस अकाउंट खोला जाता है, इंडिविजुअल या आप एम्प्लॉयर के थ्रू खुलवाते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं कि एवरी ईयर कुछ अमाउंट 60 साल तक लगातार कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं पहले बताया कि एम्प्लॉयर भी कुछ को कंट्रीब्यूशन करता है और 60 साल पूरा होने के बाद जो आपका वेल्थ बनेगा उसमें से मैक्सिमम 60% जो अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं और जो रिमेनिंग 40% वेल्थ बचता है उसको आप किसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जो पेंशन फंड होगा वो आपको रेगुलर मंथली पेंशन आपके पूरे लाइफ तक प्रोवाइड करेगा। इन केस मान लीजिए जो भी आपने पेंशन फंड चूज़ किया, अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है जिस आदमी ने एनपीएस लिया है उसकी, तो फिर वो एनपीएस फंड जो है वो आपको स्पाउस को डेथ के बाद वो पेंशन मिलेगा। और यदि इन एनपीएस में आपकी और स्पाउस की दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो आपका कॉर्पस होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। आइए अब हम इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्च किया हुआ है तो ये बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा ये है कि वॉलेंटरी स्कीम फॉर एवरी इंडियन सिटीज़न। तीसरा है कि फ्लेक्सिबल है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए, फंड मैनेजर चूज़ करने के लिए। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं या जॉब चेंज कर रहे हैं या सेक्टर चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अकाउंट को भी चेंज करा लेते हैं। एनपीएस को पीएफ आरडीए आपको रेगुलेट करता है और इस बहुत लो अकाउंट मेंटेनेंस लगता है। इसका फंड मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल कम है और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट का आपको लाभ मिलता है और आपको एक बहुत अच्छा रीजनेबल रिटर्न मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है एनपीएस का। ये हम टैक्स बेनिफिट के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या कर सकते हैं आपके 20% एनुअल इनकम का अर्थात 80 CCD1 में ओवरऑल लिमिट ये आपका 1.5 लाख है अंडर 80C और एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको 50,000 का 80 CCD1B के तहत एवरी फाइनेंशियल ईयर। और अगर आपका मैच्योरिटी के समय जो आपका 40% जो अकाउंट एक्यूमुलेट किया है आपने वो आपका निकाल सकते हैं टैक्स फ्री में। मैक्सिमम आप 60% तक अमाउंट को निकाल सकते हैं। और यदि आप एम्प्लॉय हैं तो भी उसमें आपका जो डिडक्शन होता है वो 10% होता है बेसिक प्लस डीए का। और जो 80C में इसमें भी 1.5 लाख तक का आप सेव कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। और जो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको 80 CCD1B के तहत आपको एक्स्ट्रा 50,000 का
आपको भी इसमें बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार इनकम टैक्स बेनिफिट में इसमें एक्स्ट्रा 50,000 का आपको एनपीएस में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये जानते हैं कि कौन एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। ऑल सिटीजन, या तो वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। उसका एज जो होना चाहिए वो 18 साल से 70 साल तक के बीच का होना चाहिए, और वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी ज्वाइन कर सकता है या फिर एम्प्लॉयर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस में यदि आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी पेंशन फंड में तो भी आप एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अच्छा बात यह है कि पहले 65 साल तक था, जिसको कि बढ़ा के 70 साल कर दिया गया है, और ये मॉडल कॉर्पोरेट मॉडल में भी लागू कर दिया गया है। और यदि आप एनपीएस को 60 साल के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 75 साल तक एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम एनपीएस कहाँ खोल सकते हैं। देखिए, ऑल बैंक, या तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, एनपीएस के लिए इनरोल किया गया है। और एनपीएस को ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट थ्रू एनुअल्स एंटिटी, जिसको पीओपी कहा जाता है, मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ जो प्रेजेंस होता है वो पहला पॉइंट होता है जहाँ पे आप एनपीएस इंडिविजुअल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और जो ऑथोराइज्ड पीओपी होते हैं वो आपको पीओपी एसपी अर्थात पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप एनपीएस को ओपन करते हैं, और फर्दर जो प्रोसेस होता है वो पीओपी एसपी ही कराता है। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है एनपीएस के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी लगता है। जब आपका एनपीएस खुल जाता है तो आपको एक नंबर मिलता है जिसे बोलते हैं प्रैन नंबर। प्रैन नंबर क्या होता है, एक 12 डिजिट का नंबर होता है, यूनिक नंबर, जो कि आप जब अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये नंबर मिलता है। और ये नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। जब आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाते हैं तो आपका केवल पीओपी चेंज होगा, ये नंबर चेंज नहीं होता। प्रैन नंबर क्या होता है, सेम होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे फिर भी। आइए अब एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप 500 रुपये और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपका लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। टीयर 1 में क्या होता है कि आपका पेंशन के लिए होता है टोटली, उसमें आप 60 साल से पहले इसमें अमाउंट मतलब टोटली विड्रॉ नहीं कर सकते, पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है इसमें। लेकिन टीयर 2 में आप क्या कर सकते हैं कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 का करते हैं और आप उसमें कभी भी डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। तो टीयर 2 अमाउंट ये होता है। आइए अब ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें देखिए क्या होता है, जब सीआरए के माध्यम से आप ओपन करते हैं तो 50 रुपये आपका क्या करते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है, और 190 रुपीज़ एवरी ईयर आपको एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, और 4 रुपये पर ट्रांजैक्शन, जैसे कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, एड्रेस चेंज कराते हैं, नॉमिनी अपडेट कराते हैं, तो इसमें आपको देना होता है। ये आपका जो अमाउंट होता है वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा लिया जाता है। ठीक है, जब मान लीजिए आप पीओपी के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको 125 रुपये अकाउंट ओपन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है, और जो सेकंड होता है 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन या 0.25% जो अमाउंट होता है वो आपको लगता है। 0.25%, ये जो ज़्यादा हो वो लगेगा। और तीसरा ये लगता है कि 20 रुपये पर अदर ट्रांजैक्शन, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉमिनी डिटेल्स अपडेट कर रहा है, कोई एड्रेस चेंज करा रहा है, कोई किसी टाइप का मान लीजिए पार्शियल विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। इस प्रकार एनपीएस में ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। आइए जानते हैं कि एनपीएस को कौन मैनेज करता है। देखिए क्या होता है कि जो पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं वो पीएफआरडीए के गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं, ताकि सब्सक्राइबर को मिनिमम इम्पैक्ट झेलना पड़े, अर्थात जब भी मार्केट डाउन हो तो सब्सक्राइबर का कम से कम नुकसान हो। इस प्रकार से इसको ऐसे मिक्स किया गया है जो फंड को, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी हैं और कुछ इक्विटीज़ के पोर्शन भी हैं। इसमें मेनली कौन कौन से फंड हाउसेस हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पेंशन फंड है, एलआईसी का है, कोटक महिंद्रा का है, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड है, एसबीआई पेंशन फंड है, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड है, एलआईसी पेंशन फंड है, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी है, डीएसपी ब्लैक रॉक पेंशन फंड है। ये क्या करते हैं कि आपके
फ्यूचर में ये ग्रो करेंगे, इस प्रकार से इसको मैनेज किया जाता है। इसमें देखिए मैंने पहले बताया कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटीज़ तीनों को मिक्स करके ये पेंशन फंड ऑपरेट करते हैं। ये अब जानते हैं कि रिटायरमेंट या मेच्योरिटी के समय क्या होता है। मेच्योरिटी के समय जब आप 60 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाता है और एटलीस्ट 40% जो भी अमाउंट जो आपने एक्यूमुलेट किया है उससे आपको पेंशन फंड परचेस करना होता है और उसी के हिसाब वही जो आपने फंड परचेस किया है वही आपको मंथली पेंशन के रूप में इंटायर लाइफ में आपको मिलेगा, वो कि कंपलसरी है। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि आप मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 60% तक एक बार में निकाल सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि मान लीजिए आपका जो वेल्थ है वो 5 लाख या उससे कम होता है तो आपको कोई पेंशन फंड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या कर सकते हैं, पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए था, जो कि अब जून 2021 से 5 लाख रुपए हो गया है। और अगर आप चाहें तो 100% जो आपका अमाउंट हुआ है उससे कोई पेंशन फंड परचेस कर सकते हैं। तो मतलब ऑप्शन जो है वो आपके पास है। या तो आप केवल पूरा विड्रॉ भी कर सकते हैं, यदि 5 लाख से कम है तो पूरे को आप क्या कर सकते हैं, पेंशन फंड में डाल सकते हैं और उससे पेंशन ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं और आप पेंशन फंड में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार मैच्योरिटी के समय आपके पास ये 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहूँगा। धन्यवाद।